नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश में अचानक इतना जहर क्यों फैल रहा है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ बांग्लादेश का इंटरनल इशू नहीं रहा, ये अब इंडिया की सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी से जुड़ा मामला बन चुका है। बांग्लादेश में उस्मान हादी और माइनॉरिटी हिंदू सिटीजन्स दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की ब्रूटल हत्या कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये एक पैटर्न है। हर दिन वहां हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस, इंटिमिडेशन और अटैक बढ़ रहा है। और जब इंडिया ने इस पर प्रतिक्रिया दी, वीजा रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी टाइटनिंग, तो वही लोग जिनकी सरकार अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, उन्होंने इंडिया को दोष देना शुरू कर दिया। आपको याद होगा रिसेंट मार्च टू इंडियन हाई कमीशन इन बांग्लादेश और उस्मान हादी की मौत वाले दिन चटगांव में इंडियन डिप्लोमेटिक रेजिडेंस पर स्टोन पेल्टिंग। वीडियोस पब्लिक है, एविडेंस क्लियर है। इंटरनेशनल लॉ में डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस पर हमला सीरियस वायलेशन माना जाता है। इंडिया ने कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं दी। इंडिया ने मेजर्ड, लीगल और स्ट्रेटेजिक रिस्पांस दिया। इसके जवाब में बांग्लादेश ने भी इंडियंस के लिए वीजा बंद किया। लेकिन सवाल यह है, क्या मॉरल इक्विवेलेंस पॉसिबल है जब एक तरफ माइनॉरिटी किलिंग्स है और दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक मिशंस पर हमले? अब बांग्लादेश में कुछ लोग सोच रहे हैं पाकिस्तान हेल्प करेगा, चाइना सपोर्ट करेगा। रियल वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं चलता। पाकिस्तान खुद बलोचिस्तान क्राइसिस और इंटरनल इंस्टेबिलिटी में फंसा है। चाइना इंडिया के लिए अरुणाचल प्रदेश क्लेम करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? इंडिया कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेट्स और डेवलप्स दैट रीजन। चाइना किसी तीसरे देश के लिए इंडिया से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लेने वाला नहीं है। दैट्स नॉट स्ट्रैटेजी, दैट्स फैंटेसी। सच ये है, बांग्लादेश ने किसी एक्सटर्नल एनिमी से नहीं, अपने ही डिसीजन से खुद को पीछे धकेला है। इंडिया आज इकोनॉमिक पावर, स्ट्रेटेजिक हब और रीजनल स्टेबिलाईजर है। इंडिया केओस एक्सपोर्ट नहीं करता, इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर में चलता है। और जब मिनॉरिटीज की सेफ्टी और डिप्लोमेसी पर सवाल उठते हैं, तो इंडिया चुप नहीं रहता। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, भारत को बांस देते हुए हम बड़े बांस खाने की ओर बढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भारत को बांस देने के लिए जो बड़े बड़े बांस कंची यानी धारदार लाठी डंडे और बोईठा जैसी चीजें हैं, क्या वो सब पूरी तरह हमारे अंदर तक घुस रही हैं या नहीं? यही अब सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। आप लोग जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश का वीजा बंद कर दिया है। इसके जवाब में मार्च टू इंडियन हाई कमीशन हुआ। उसके बाद जिस दिन उस्मान हादी की मौत हुई, उसी रात चिटगांव में हाई कमीशन के जो प्रतिनिधि थे, उनके निवास पर पत्थर फेंकने की कोशिश हुई। आपने देखा होगा कि उनमें से एक के सिर पर ईंट लगी और वह गिर पड़ा। वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे। इसके जवाबी कदम के तौर पर बांग्लादेशियों ने भी भारतीयों के लिए वीजा बंद कर दिया है। यानी इस बीच कई घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश में उस्मान हादी की मौत को लेकर भारत के हाई कमीशन का घेराव किया गया। घेराव के दौरान पत्थरबाजी हुई, यहाँ तक कि उन पर हमला करने जैसी हिम्मत भी दिखाई गई। बांग्लादेश में जैसे उस्मान हादी को चाहने वाले लोग हैं, उसी तरह दीपू चंद्र दास की भी मौत हुई है, जो एक हिंदू था। जैसे बांग्लादेश में मुस्लिम धर्म को मानने और उससे भावनात्मक रूप से जुड़े लोग हैं, वैसे ही भारत में भी हिंदुत्ववादी या हिंदू धर्म के समर्थक मौजूद हैं। हमारी आबादी करीब 20 करोड़ है और उनकी आबादी करीब 150 करोड़। इसलिए यह फर्क और सच्चाई आपको और हमें दोनों को समझनी होगी। अब आप लोग जानते हैं कि दुनिया के इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्रीज में भारत किस पोजीशन पर है और हम किस पोजीशन पर हैं। आज भी जब कई देशों में जाते हैं, तो बांग्लादेश की पहचान अक्सर इंडिया के साथ या इंडिया के बगल में बताकर की जाती है। ऐसे शब्द वे इस्तेमाल करते हैं। आज दुनिया की इकोनॉमिक पावर्स के एजेंडा में भारत एक बहुत बड़ा देश है, एक मेजर पावर। वहाँ प्रॉफिट है, मार्केट है, स्ट्रेटेजिक वैल्यू है। इसलिए बड़े देश भारत को सीरियसली लेते हैं, वे भारत को प्रायोरिटी देते हैं। बिना किसी प्रॉफिट के वे बांग्लादेश को सीधे तौर पर हैंडल नहीं करते। यही ग्राउंड रियलिटी है और हमें इसे भावनाओं से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और ग्लोबल स्टैंडिंग के नजरिए से समझना होगा। क्योंकि बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फैसिलिटीज और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें अलग तरह से मिलता है।
इसीलिए ग्लोबल एजेंडा में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भारत के जरिए बांग्लादेश, भूटान और नेपाल को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए टोशिबा जापान का एजेंट भारत में है। अगर आप इस देश में टोशिबा जापान का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आपको इंडिया के एजेंट के माध्यम से ही खरीदना होगा। इसी तरह निपॉन सिग्नल, ओटिस, L&T, इन सभी का सिस्टम भी वही है। हमारे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में जो रेल लाइन, स्लीपर और रिलेटेड काम है वो L&T और ओटिस कर रही हैं। इस सिस्टम के तहत बड़े अधिकारी और कर्मचारी भारत से आते हैं, कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, और काम की मॉनिटरिंग करते हैं। ये सारी बातें शायद आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। জানেন না। তারপরে ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপুচন্দ্র इसके बाद मयमनसिंह के भालुका में दीपू चंद्र दास की पीट पीट कर हत्या के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। इसके अलावा असम में भी इसी मुद्दे पर 50 से अधिक स्थानों पर विरोध दर्ज किया गया, जिसमें बंगाली परिषद असम शामिल था। हर विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर यूनुस की कुशपुतलिका जलाई गई। विरोध के दौरान धमकी भरे माहौल के बीच कोलकाता और सिलीगुड़ी में वीजा सेंटर्स बंद किए जाने को लेकर भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। সবসময় মনে রাখবেন যে বাপ हमेशा याद रखिए कि बाप का भी बाप होता है, और आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी यानी तीसरा पक्ष बांग्लादेश और इंडिया के बीच बढ़ते तनाव के अंदर घुस आएगा। আপনার ঢুকে যাবে এবং আপনারা জানেন যে আপনারা আমরা হয়তোবা এরকম और आप जानते हैं कि हम शायद ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम इंडिया के साथ भिड़ जाएं या भारत के साथ जो मौजूदा टेंशन चल रही है वह आगे चलकर मिलिट्री पावर यानी सैन्य स्तर तक पहुंच सकती है। সামরিক মানে বিষয় পর্যন্ত গড়াবে বলে মানে আমরা অনুমান করতে পারছি। এখন ऐसा अनुमान अभी लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इस तनाव में कोई भी पक्ष किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच सैन्य टकराव या युद्ध की स्थिति बनती है तो बांग्लादेश बिना किसी दूसरे देश की हेल्प और सपोर्ट के अकेले टिक पाएगा? ये बात आप आसानी से समझ और अनुमान लगा सकते हैं। সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়, এটা আপনারা সহজে অনুমান করতে পারেন। যেমন আপনারা ভাবছেন যে পাকিস্তান আপনাকে जैसे आप लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान आपकी हेल्प करेगा तो पाकिस्तान आपको हेल्प करने आए। असल में उधर बलूचिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। इन इलाकों में इंडिया पहले से सेटल होकर बैठा है, मतलब वहां उनके साथ इंडिया की गुड वर्किंग रिलेशनशिप है। तो ऐसे में बताइए पाकिस्तान को कौन छोड़ेगा? और चाइना इतना मूर्ख नहीं है कि बांग्लादेश के लिए इंडिया से सीधा कॉन्फ्लिक्ट मोल ले ले, क्योंकि चाइना खुद ये कहता है कि अरुणाचल हमारा है, लेकिन उस पर एक्चुअल कंट्रोल इंडिया का है। আমাদের অথচ ভারত ভোগ দখল করে খায়, তাহলে বুঝতে হবে যে तो समझना होगा कि चाइना खुद अपना दावा किया हुआ अरुणाचल वापस नहीं ले पा रहे। मतलब मैं साफ कह रहा हूँ, वो इलाका इंडिया का ही है, ये बात सब जानते हैं। अब सवाल ये है कि सिर्फ क्लेम करने से क्या हो जाता है? किसी न किसी मुद्दे को लेकर क्लेम तो कर दिया, लेकिन जब खुद का दावा किया हुआ इलाका ले नहीं सकते तो वह आपकी हेल्प कैसे करेंगे? ये पूरी स्थिति उल्टे सीधे सपने देखने जैसी हो जाएगी, बिना हकीकत के, बिना जमीन पर ताकत के। অবস্থা হয়ে যাবে। सबसे पहले तापस दास ने लिखा है कि दीपू दास मरा नहीं है, उसे मारा गया है। उसके बाद बीबीबीडी 4629 ने लिखा है कि बहुत जल्दी 9 सिस्टर्स होंगी, कोई चिंता नहीं, भारत सरकार ने बहुत समय दिया है, जय हिंद। उसके बाद लीगल यूनिट 8978 ने लिखा है कि शर्म हया सब खा जाने के बाद अब भारत से चावल खरीदने का फैसला लिया गया है। उसके बाद दिव्येंदु बख्शी ने लिखा है कि बांग्लादेश की घटनाएं पहले सिर्फ वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा तक सीमित थीं, अब ये भारत के कई राज्यों में फैल चुकी हैं। नॉन बेंगली, हिंदू और भारत के मुस्लिम्स भी विरोध में खुलकर सामने आए हैं। नेपाल में भी हिंदू आंदोलन कर रहे हैं। भारत सरकार पर जनता का दबाव बढ़ रहा है। समस्या जानते हैं क्या है? भारतीय जनता इतनी नाराज है कि अगर बांग्लादेशी भारत आएंगे तो क्या उन्हें पहले जैसा सम्मान मिलेगा? उसके बाद सुनील चंद्र मिंजी ने लिखा है कि मैं बांग्लादेश से बोल रहा हूं, जिस तरह यहाँ हिंदू किलिंग चल रही है उसमें हिंदू शून्य होने में देर नहीं लगेगी। दुनिया भर के हिंदू से मदद की अपील है, हमें बचाइए। उसके बाद विश्वजीत मजूमदार ने लिखा है कि भारत की जो सेटिंग है बांग्लादेश को फिटिंग करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। उसके बाद आयान ने लिखा है कि 150 करोड़ की आबादी वाले देश के हाई कमीशन पर हमला कर एनर्की फैलाने का जवाब भारत जरूर देगा। भारत की जनता को दिल से बधाई। उसके बाद अमृता कुमार ने लिखा है कि कंगाल लोग विदेश जाकर खुद को इंडियन बताकर अपनी इज्जत बचाते हैं, बहुत से लोग इंडियन बनकर ही काम धंधा चलाते हैं। उसके बाद रघुनाथ सिकदार ने लिखा है कि 90 लाख की आबादी वाला इजराइल पूरी दुनिया के यहूदियों की सुरक्षा करता है। अब समय आ गया है कि हिंदू नेशंस जैसे नेपाल और इंडिया
एक ही लाइन में आकर हिंदू की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ें, तभी हिंदू बचेगा। उसके बाद सरजीत गायन ने लिखा है कि बांग्लादेश ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, बांग्लादेश 20 साल पीछे चला गया है। उसके बाद कुचुस रॉक्स ने लिखा है कि हमेशा समझते थे कि बंगाली लोग बुद्धिमान होते हैं, उनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है। अनपढ़ों जैसा व्यवहार बंगाली नहीं करते, लेकिन खुद को तबाह करना, हत्या करना, आग लगाना, इसमें कौन सी समझदारी है? छी छी छी। उसके बाद कृष्ण कांजी ने लिखा है कि चिंता मत कीजिए, अजित डोभाल जिंदा हैं। उसके बाद एसएस स्टेटस जोन ने लिखा है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पहले ही सबसे निचले स्तर पर है और करो इंडिया बॉयकॉट। मेरी भारत माता का अपमान किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद पिंक पैंथर ने लिखा है कि बीएनपी नेता की बेटी, अवामी लीग, एनसीपी नेता, हिंदू सब मारे जा रहे हैं, सिर्फ जमात और यूनुस को छोड़कर। दिसंबर में चुनाव होने थे और दिसंबर में ही ये सब हो रहा है। 5 साल का बच्चा भी कह देगा कि यूनुस चुनाव नहीं होने देना चाहता। साउथ कोरिया ने भी अमेरिका की मदद से आजादी पाई थी। अमेरिका ने उनके कई फैसले कंट्रोल किए जो इंडिया ने कभी नहीं किया। फिर भी कोरिया आज कहां है और बांग्लादेश कहां? खुद देख लें। हादी की बहन 200 साल की लड़ाई की बात कर रही थी। 1825 में बांग्लादेश था ही नहीं। इतिहास मदरसे में क्या पढ़ाया गया है? पिछले 1 साल में इन छात्रों ने बांग्लादेश के लिए क्या किया? अपनी ही संपत्ति जलाने के अलावा। उसके बाद आलोक सरदार ने लिखा है कि बांग्लादेश के कुछ लोगों की वजह से अच्छे लोग भी भारत में अब कोई सम्मान नहीं पाएंगे। एक तरह से अच्छा ही हुआ। भारतीयों को बांग्लादेशियों को पहचानने में अब कोई शक नहीं रहा। उसके बाद रामप्रसाद विश्वास ने लिखा है कि बांग्लादेश बहुत जल्द अपने बाप पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। चावल 300 रुपये किलो, आटा 400 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो। उसके बाद अजीत कुमार हालदार ने लिखा है कि तुम लोग जारी रखो, भारत में बांग्लादेश का एक बाल भी छूने की क्षमता नहीं है, इंशाल्लाह। उसके बाद आनंद सूत्रधार ने लिखा है कि बांग्लादेशी लोग दूसरे गाजा बनने के लिए तैयार रहें। हमारी भारत सरकार हर इंडियन की सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। ट्रेड, वाटरवेज, लैंड रूट्स और एयर स्पेस पूरी तरह बंद होने वाले हैं। उसके बाद अनुपम विश्वास ने लिखा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान भाई भाई, भारत के साथ युद्ध चाहिए। उसके बाद विदिशा बसु ने लिखा है कि भारत अपना जवाब जरूर देगा। भारत माता की जय। बांग्लादेश में उस्मान हादी और माइनॉरिटी हिंदू दीपू चंद्र दास व अमृत मंडल की जिस तरह से हत्या की गई, वो कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ये वहां दशकों से चल रही सिस्टमैटिक हिंदू प्रोसिक्यूशन का हिस्सा है। जमात और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स खुलेआम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और बांग्लादेश या तो चुप है या मजबूर। हर दिन सोशल मीडिया पर नए वीडियो आते हैं, नए नाम जुड़ते हैं, और फिर भी कुछ लोग इसे इंटरनल मैटर कहकर टाल देना चाहते हैं। भारत ने जब बांग्लादेश के लिए वीजा सस्पेंशन का फैसला लिया तो ये कोई अचानक लिया गया कदम नहीं था, बल्कि ये उस उकसावे का जवाब था जिसमें इंडियन हाई कमीशन पर मार्च किया गया, पत्थरबाजी हुई और चटगांव में हमारे प्रतिनिधि के घर पर हमला हुआ, जिसके वीडियो पूरी दुनिया ने देखे। किसी भी सॉवरेन नेशन से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने डिप्लोमेट्स और सिटीजन्स पर हमले के बाद भी चुप रहे। जवाब में बांग्लादेश द्वारा भारतीयों के लिए वीजा बंद करना ये दिखाता है कि वहां की सत्ता वास्तविक समस्या यानी माइनॉरिटीज की सुरक्षा पर बात करने के बजाय कॉन्फ्रंटेशन को बढ़ावा दे रही है। कुछ लोग ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि पाकिस्तान या चाइना बांग्लादेश के लिए ढाल बन जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह अनरियलिस्टिक सोच है। पाकिस्तान खुद बलोचिस्तान क्राइसिस और इंटरनल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है, और चाइना कभी भी भारत जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पावर से टकराव केवल बांग्लादेश के लिए नहीं मोल लेगा। इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग, डिप्लोमेटिक रीच, डिफेंस कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक वेट आज ऐसी है कि रीजनल बैलेंस उसी के इर्द गिर्द घूमता है। सच्चाई ये है कि बांग्लादेश ने एक्सट्रीमिज्म को खुली छूट देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और खुद को कम से कम 20 साल पीछे धकेल दिया है। भारत का स्टैंड न हिंदू बनाम मुस्लिम है और न ही किसी देश के खिलाफ नफरत का, बल्कि ये ह्यूमन राइट्स, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। अगर बांग्लादेश की सरकार सच में स्टेबल और रिस्पेक्टेड नेशन बनना चाहती है तो उसे जमात और एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स पर एक्शन लेना होगा, वरना भारत समेत पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी और कमजोर होती जाएगी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप रहना अब ऑप्शन नहीं है और भारत का सख्त रुख पूरी तरह जस्टिफाइड है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।